Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss important topic from जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपके नेट, नीट, आईआईटी, जेई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं और बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे से कवर होते हैं। तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होता है और रिएक्शन मैकेनिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक होता है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम उसमें आपको एक कार्बीन इंटरमीडिएट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी क्या होता है कि जब रिएक्शंस होती हैं तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर के कुछ घुचुड़ करते हैं अंदर और कुछ नया बनाते हैं। उस घुचुड़ को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को सिंपली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना, नए बॉन्ड का बनना, इंटरमीडिएट का बनना और रिएक्शन इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बनने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्रेजेंटेशन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसको रिएक्शन की मैकेनिज्म कहा जाता है। तो मैंने एक पार्ट में बोला कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो उन इंटरमीडिएट्स में से एक इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है। जनरली हम पढ़ते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन एंड नाइट्रीन। तो मैं आपके पास कार्बोकेटायन, कार्बन आयन जनरली आप समझते हो। कार्बीन को बहुत कम मिलता है ये, तो मैं कार्बीन के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पेपर के लिए रेस्पेक्टिव में, तो इसे ध्यान से देखें, आओ सीखें। तो फाइनली कार्बन होता क्या है? कई बार फीलिंग आती है कि कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, इन, तो इसलिए कार्बीन कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड वाला से ही कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सिंपली कार्बन जो होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, तो 2 और 4, तो जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हम सब जानते हैं। तो अगर इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी तो किसी भी ग्रुप से पूरी हो जाए, H से पूरी हो जाए, आपकी R से पूरी हो जाए, एराइल ग्रुप से पूरी हो जाए, या एक एल्काइल एक एराइल, किसी भी दो से पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसके सर पे लगे रहे, वो किसी से अपनी वैलेंसी पूरी ना करें, तो इस इंटरमीडिएट स्पीसीज को आप कार्बीन कहते हैं। तो उसकी 2 वैलेंसी तो किसी ग्रुप से पूरी हो गई है, लेकिन 2 वैलेंसी उसकी पूरी नहीं हुई है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके सर पे लगे हैं, दैट स्पीसीज, दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज इज कॉल्ड कार्बीन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बीन 2 टाइप की होती है। वैसे तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं इस पे आता हूँ। ये बड़े लेवल के क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के लिए हमने यहाँ पे से इनमें बात करी थी। स्पेस कम था, मैं चाह रहा था कि इसी में ही मैं सब कुछ कवर कर दूं, तो मैंने यहाँ पे नोट किया है आपके लिए। तो कार्बीन 2 टाइप की होती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। इस बात का क्या मतलब है हम सीखते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की 2 वैलेंसी तो मैंने R या एल्काइल या एराइल या किसी भी ग्रुप से पूरी हो रखी है, लेकिन आपको पता है कार्बन के पास ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है। तो इसके y ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं तो एक, इसे सिंगलेट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। और अगर कार्बन में कार्बन के 2 वैलेंसी तो पूरी हो रखी है, लेकिन ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है, और अलग अलग ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर रहते हैं तो इसे ट्रिपलेट कार्बीन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब सिंगलेट या ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं इसे समझते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर होता है तो +½ नीचे होता है तो -½ तो +½ -½ हाफ माइनस हाफ कितना आएगा? 0। तो आप याद रखोगे कि स्पिन कितना आता है? 0 आता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है 2s+1। एस जहां पर टोटल क्वांटम नंबर है, तो टोटल क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि 0 आया, तो 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1 करूंगा तो सॉल्व करके 1 आएगा। और इसीलिए इसे सिंगलेट कह रहे थे, इसलिए सिंगलेट कह रहे थे क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सिंगलेट आती है। तो अगर हम इसके लिए देखें तो इसके लिए +½ इसके लिए हाफ, हाफ + हाफ 1, 2s+1 कैलकुलेट करेंगे, 2 × 1 = 2 + 1 तो 3 आया। तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आई है वो ट्रिपलेट आई है और इसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आई है, इसलिए इसे सिंगलेट और इसे ट्रिपलेट कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जितने अनपेयर होते हैं, यहाँ पे अनपेयर है नहीं, उससे एक ज्यादा मल्टीप्लिसिटी आती है। तो अनपेयर है 0, तो उससे एक ज्यादा 1 आई। यहाँ पे कितने अनपेयर है? 2 अनपेयर है। अनपेयर का मतलब जो वैलेंटाइन नहीं बना पाते, अकेले अकेले रहते हैं,
तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 3 आती है, तो 3 ही आई है यहाँ पे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक तो सिंगलेट के लिए सिंगल आती है और ट्रिपलेट के लिए 3 आती है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस के लिए, ये तो नाम से ही क्लियर है। अच्छा, रही बात एक टॉपिक इसके कि इसका स्पिन कितना आता है, तो आपका स्पिन देखो, स्पिन की वैल्यू कितनी आती है सिंगलेट वालों के लिए 0 आती है और इनके लिए कितनी आती है 1 आती है। तो स्पिन पूछे तो स्पिन जो वैल्यू आती है वो 1 और इसके लिए 0 आती है। अब ये कैसे नेचर के होते हैं, ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट के पी से कहते हैं पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, क्योंकि पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्योंकि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो बेंड शेप्ड ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री लीनियर भी होती है और बेंड शेप दोनों होती है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिंगलेट के लिए जो ज्योमेट्री आती है वो बेंड शेप ज्योमेट्री आती है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को काउंट करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, 3 है sp1 p2, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो वो हमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से हम sp बोलते हैं, s और p sp, लेकिन इनका अरेंजमेंट में अगर चेंज होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकता है। ये जो है वो एक्वस मीडियम में पाई जाती हैं और ये जो है ट्रिपलेट वाली वो गैसेस स्टेट में पाई जाती है। तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पूरा पोर्शन नोट कर लेंगे जब हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। इस वाले पॉइंट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्पेसिफिक का मतलब जब रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो ये कोई हम बनाते नहीं है पर्टिकुलरली कि हमें ये बनाने हैं, ये बनाने के बाद ये किससे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो रिएक्ट ही करना है, इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है ये, तो ये इंटरमीडिएट होते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं। अनस्टेबल तो दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, लेकिन आपके पास ये रिएक्ट करते हैं तेजी से, लेकिन रिएक्ट कैसे करते हैं 3D स्पेस में स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे SN2 रिएक्शन में हम कहते हैं कि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकलता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकलेगा उसकी अपोजिट साइड से ही जुड़ता है। अम्ब्रेला इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्लास 12th में उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में SN2 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो बैक साइड से ही अटैक करता है, जबकि SN1 में लेफ्ट साइड या राइट साइड से दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं। SN1 SN2 पे वीडियो बनाया हमने, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं आप लोग। मैकेनिज्म को इवन मैं आगे बताऊंगा अभी इस चीज़ को। फिलहाल हम आपको यही कह रहे हैं यहाँ पे सिंपली कि आपके पास ये स्टीरियो स्पेसिफिक फिक्स है कि यहीं पे ही अटैक होना है, और अगर स्टीरियो सेलेक्टिव बोलें तो सिलेक्शन करने के लिए आपके पास चॉइस है कि आप इधर से भी अटैक करवा सकते हो और इधर से भी अटैक करवा सकते हो। क्योंकि sp2 है तो इसका pz ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे से या तो ये ऊपर से अटैक करेगा, ये एक्चुअली यहाँ नहीं है, इसका लोब ऊपर है और बोर्ड के पीछे है, या तो जो अटैक करने आ रहा है वो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। तो अटैक करने के लिए ऊपर और नीचे से आने के लिए आपके पास फिक्स है कि किस साइड में आना है। यहाँ पे ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है कि किस साइड से अटैक आना है, और यहाँ पे आपका फिक्स नहीं होता। स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो py पे अटैक करवाऊँ या pz पे अटैक करवाऊँ, तो ये फिक्स नहीं होता। यहाँ पे फिक्स होता है कौन से वाले ऑर्बिटल पर अटैक होना है। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं रिएक्ट करने के बाद, और ये स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री आपको ने देखी कि बेंड शेप ज्योमेट्री होती है तो 102 डिग्री होता है, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी इनकी ज्योमेट्री बेंड शेप भी थी या लीनियर ज्योमेट्री थी, और बॉन्ड एंगल इनका 125 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनका बॉन्ड एंगल आता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पर कार्बिन को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ और मैं आपको इस GOC से OMC में लेके जा रहा हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो जब आपके पास कार्बिन की 2 वैलेंसी तो पूरी थी किसी से, और अगर कार्बिन की ये जो बाकी की 2 वैलेंसी अगर किसी मेटल से पूरी हो जाती है, तो तब इस आधार पर हम यहाँ पर 2 टाइप की कार्बिन और पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री किसे कह रहे हैं, जब मेटल एटम किसी क्रोमियम मेटल डायरेक्टली किसी कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स को। तो 2 टाइप की कार्बिन और है, फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन। तो फिशर में क्या होता है, ये सिंगलेट और इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इसका मतलब ये वाली होती है,
तो सिंगलेट है। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, इसके पास क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इससे नहीं समझ पाएंगे तो हम एग्जाम्पल से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे जब हम इसको क्लियर करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक किस आधार पर ये कह रहा है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला पॉइंट मैं अभी जब एग्जाम्पल में आऊँगा तब बताता हूँ। और ये कैसी होती हैं, ये ट्रिपलेट होती हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये ट्रिपलेट होती है ये कार्बिन, और ये वाली जो कार्बिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कार्बिन की 2 वैलेंसी तो पूरी थी, लेकिन अगर किसी मेटल से पूरी हो जाए तो इस आधार पर OMC के आधार पर ये 2 टाइप की होती है, फिशर और श्रॉक कार्बिन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये मेटल एटम से जुड़ा है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, +2। तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास ये क्रोमियम इस कार्बन से जुड़ा है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, क्योंकि ये जो CO लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसकी 0 × 5 0 हो गया। लेकिन कार्बन का इसके लिए एक बॉन्ड के लिए -1, दूसरी वैलेंसी -1, तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके रिस्पेक्ट में मेटल पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, और जब क्योंकि इस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है मेटल। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब ये क्या मतलब है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसको समझते हैं पहले। फिलहाल इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है। यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बीन है, तो कार्बीन के लिए देखें ये मेटल है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये मेटल है, टेंटलम है ये, तो मेटल है तो प्लस में ही होगा। इससे ये एक्चुअली एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। एक्चुअली क्या है ये CH2, अगर मैं इस ग्रुप को खोल के दिखाऊं आपको, टेंटलम से क्या जुड़ा है, CH2 CH3 और ये CH3। तो अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4 और ये, तो ये आपका आइसोपेंटाइल टाइप ग्रुप हो गया आपका, 1 2 3 4 5 वाला, तो आइसो या नियोपेंटाइल ग्रुप हो गया आपका। तो ये पेंटाइल ग्रुप की कैटेगरी में आ गया आपका, या आइसोब्यूटाइल ग्रुप कह सकते हैं आप इसको, कि ये इससे कनेक्ट हो रखा है। तो ये जो आपके पास इतना बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है, तो ये कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सिंपली 3 एल्काइल ग्रुप हैं। तो एक एल्काइल पे -1, तो मेटल पे इसके रिस्पेक्ट में +3 आएगा, और कार्बन पे भी क्योंकि -2 था तो इसके रिस्पेक्ट में इस पर +2 और आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है, लेकिन इस वाले के लिए +2 आता है। कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होते हैं, बस मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या पॉइंट है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जब +2 है, इसका मतलब इसने अपनी जगह से, अपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी +2 आया है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसने इलेक्ट्रॉन 2 ही दिए तो इसको है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन को दिए हैं या बाकी चीज़ों को दिए हैं। तो यहाँ पर जो है इस वाले में इलेक्ट्रॉन ये रिच होते हैं, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो कार्बीन का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इस तरीके से आप सिंपली याद रख सकते हैं। स्पेक्टेटर लिगेंड, जो ये तो कार्बीन से डायरेक्टली जुड़ा ही है OMC में, इससे बगल में जो लिगेंड जुड़े होते हैं इन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। तो Cr से 5 CO जुड़े हैं, CO, तो एक्चुअली CO कुछ इस तरीके से होते हैं और ऐसे 5 है, तो जिन पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, और ये अच्छे एक्सेप्टर होते हैं, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो मेटल से जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं इनमें, देख रहे होंगे आप। तो मैंने इसका एग्जांपल जो लिखा है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन इस पे जो स्पेक्टेटर लिगेंड जुड़े हुए हैं इस वाले मेटल से, ये एल्काइल टाइप ग्रुप है, एल्काइल है, कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है ये एक, और ये जो टर्सरी एल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा है, ये एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप +I ग्रुप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप ग्रुप है।
मेटल फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो मेटल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है उसे समझेंगे, इस पॉइंट को अभी बात करते हैं। इस वाले पॉइंट पे ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस बात का क्या मतलब है अभी इसको मैं वहाँ पे क्लियर करवाता हूँ आपको। अ डोनर लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन कार्बिन कार्बन, जो कार्बिन का कार्बन है, क्योंकि कार्बिन वाला ये हिस्सा है, कार्बिन का ये जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़े होने चाहिए। डोनर ग्रुप वो होते हैं जिनके पास जनरली लोन पेयर होते हैं, ये हो गए NH2 हो गए, NH3 टाइप हो गए, जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर, ये एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होता है। तो इस पे ऐसे वाले ग्रुप जुड़े होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या सिंपली जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है वो वाले इलेक्ट्रॉन डोनर वाले माने जाते हैं, वो सबसे अच्छे डोनर होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कार्बिन से ऐसा कोई भी नहीं जुड़ा हुआ जो लोन पेयर रखता हो, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर वाले, नो सच लिगेंड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऐसे लिगेंड की कोई जरूरत नहीं है। रोटेशनल बैरियर इज लो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड मेटल एटम, कार्बन और मेटल के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेटल के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो इनको हम इजीली रोटेट करवा सकते हैं। तो रोटेशनल बैरियर की जो वैल्यू होती है, एनर्जी होती है, वो कम होती है और इन्हें हम इजीली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डबल बॉन्ड को घुमाने की, तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है, मजबूत होता है, तो इसको घुमाना मुश्किल होता है, तो इनको घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको ये ध्यान रखने होते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेट गेट या IIT लेवल पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कार्बिन कार्बन, फिशर कार्बिन और स्ट्रॉक कार्बन में, तो आपको उन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना होता है। जैसे अगर आपको याद है तो फिशर कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक सिंगलेट और इस तरीके के पॉइंट लिख देगा, आपको देखना है कि कौन सा वाला उसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको सारे ही पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा। मैंने आपको बोला था एक चीज और सिखानी थी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखते हैं। आपने देखा कि इस क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आया था, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया था। तो मैं इसको यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, पर आप स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा का पूरा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको वो पॉइंट समझाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे देखते हैं। तो जैसे आपका एक एग्जांपल CrCOR, यहाँ पर R और ये CO का होल 5 है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करे जाते हैं। तो क्रोमियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 24, 4s1 3d5, क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो इनके वैलेंस में 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 6। तो इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्लस, क्योंकि ये अपना 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन प्लस CO क्योंकि एक लिगेंड होता है और लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये भी एक मेटल को अपने लोन पेयर दे रहे हैं। तो एक जो CO है अपना वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कितने देंगे, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन ये देंगे। ऐड करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके लिए कितना आ रहा है, 28 कह रहा हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इसका मतलब इसने फॉलो कर दिया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ये इस बात का मतलब था। अगर हम इसके लिए देखें तो हम इसका देखते हैं TA डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ आपका H, और ये एक एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, और इधर भी आपके ये कुछ एल्काइल ग्रुप वाले पोर्शन लगे हुए थे, इस तरीके से इसके 3 हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं इसके लिए, तो ला हफ्ता तेरी ऐसे इस सीरीज़ में आता है, इसके वैलेंस में 3, इसके वैलेंस में 4, इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, और एक एल्काइल ग्रुप 1 देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 है ऐसे, तो 3 देंगे, तो कितने आ गए, 5 6 7 8 9 10, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कितने इसके आउटर मोस्ट में, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो नहीं करता है,
और ये वाले 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो तो इस मेटल पे 18 इलेक्ट्रॉन नहीं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है इसका। छोटे छोटे मॉलिक्यूल एटम्स को तो 8 इलेक्ट्रॉन रूल करते हैं, लेकिन 3D सीरीज के एलिमेंट के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाते हैं। तो इसके लिए 18 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस वाले के लिए 18 फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह रहे थे। मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और इसका मेटल पे इलेक्ट्रॉन फुल है तो इलेक्ट्रॉन रिच था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। तो होप मैंने सारे पॉइंट्स इसके कवर करने की कोशिश करी है और सारे क्वेश्चन इससे लग जाते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। और बाकी हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।